Good morning, student. Today we are going to discuss the DNA versus RNA as a genetic material. The topic meaning is which is the most better which is better genetic material, RNA or DNA, because both have same characters, and this topic is based on the comparison between DNA and RNA, but as the point of view genetic material, not structure. DNA and RNA have the ability to direct their duplications. You know, DNA as well as RNA have ability to duplication, that means replicate, and because of rule of base pairing and complementary. किस तरह से रेप्लिकेशन होगा कि जैसे उस सी है तो सी का जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो क्या होगा, हमेशा जी होगा। तो एक तो ये, और एक बेस की पेयरिंग होना। और तो इस तरह से जो क्राइटेरिया था वो जेनेटिक मटेरियल के लिए फिक्स था कि एक जेनेटिक मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो रेप्लिकेट कर सकते। तो वो डीएनए और आरएनए में दोनों में ही बिल्कुल क्लियर है, जबकि प्रोटीन में ऐसा नहीं है। तो जो अभी लड़ाई में तीन चीज़ थी ना, आरएनए, डीएनए एंड प्रोटीन, तो प्रोटीन तो पहले ही उसमें निकल गया क्योंकि उसमें कोई रेप्लिकेशन नहीं हो सकता। अब हम ये देखेंगे डीएनए और आरएनए में से कौन बेटर है। तो जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल। अब दूसरी कंडीशन जेनेटिक मटेरियल के लिए ये है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो स्टेबल होना चाहिए और जल्दी जल्दी चेंज नहीं होना चाहिए, केमिकली एक्टिव ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर वो जल्दी जल्दी चेंज होगा तो वो लाइफ साइकिल में हर स्टेज पर चेंज हो जाएगा, किसी ना किसी एज पे चेंज हो जाएगा, या जैसे ही ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी चेंज होती है तो वैसे ही वो चेंज हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी जेनेटिक मटेरियल वो स्टेबल होना चाहिए। आरएनए जो है, जब हम आरएनए और डीएनए का कंपैरिजन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि आरएनए जो है डीएनए से कम स्टेबल है, क्योंकि उसके अंदर जो है म्यूटेट्स का यानी म्यूटेशन का रेट फास्टर है। और जितने भी वायरसेस हैं जिनके अंदर आरएनए होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, उनकी शॉर्टर लाइफ होती है, क्योंकि वो बार बार चेंज होते हैं और बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो वो उनकी लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। अगर ये आरएनए सभी का जेनेटिक मटेरियल होता तो इतनी जो लगभग इतनी ज़्यादा एजेस होती हैं, कई सौ साल, हज़ारों साल, तो ये पॉसिबल नहीं था। आरएनए जो होता है कैन कोड डायरेक्टली फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड हैंस कैन ईजिली एक्सप्रेस कैरेक्टर्स। जो आरएनए होते हैं, क्योंकि आपको मैंने सेंट्रल डोग्मा पढ़ाया था, तो सेंट्रल डोग्मा में मैंने आपको बताया था कि पहले डीएनए से आरएनए बनता है, फिर आरएनए में जो इन्फॉर्मेशन होती है उससे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो आरएनए अगर किसी का जेनेटिक मटेरियल है तो उसे तो डीएनए की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो आरएनए से डायरेक्ट ही प्रोटीन सिंथेसिस कर लेगा। लेकिन जो है डीएनए है, और डीएनए क्या है, डीएनए डिपेंड है आरएनए पे, क्योंकि सेंट्रल डोग्मा ये कहता है कि जो डीएनए है पहले उसको आरएनए बनाना पड़ेगा और फिर आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस होगी। तो अब इतनी सारी बातों को हमने रखा तो हम किस कंक्लूज़न पे पहुँचे हैं। तो अब हम देखते हैं, बोथ आरएनए एंड डीएनए कैन फंक्शंस एज जेनेटिक मटेरियल। अब हमने दोनों ही बातों को समझ लिया, तो हम ये बात बोल रहे हैं कि ठीक है, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है और डीएनए भी, लेकिन जो डीएनए है वो केमिकली कम रिएक्टिव है और स्ट्रक्चरली ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो डीएनए बेटर है। डीएनए स्टेबल क्यों है आरएनए से, इसके कुछ रीज़न हम लोगों ने लिखे हैं। पहला तो ये है कि ये डबल स्टैंडर्ड होता है। दूसरा, जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं और एक दूसरे से अगर सेपरेट भी होंगे तो अगर हम हीटिंग से उनको सेपरेट भी कर देंगे तो वो फिर दोबारा एक साथ बन के डबल स्टैंडर्ड हो जाएंगे। जो आरएनए है वो स्टेबल इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक्स्ट्रा है जो 2 प्राइम पोजीशन पे, और जो प्रेजेंस ऑफ थायमिन, क्योंकि आपको पता है डीएनए में यूरेसिल की जगह थायमिन होता है, और यूरेसिल केमिकली क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू थायमिन। तो डीएनए की स्टेबिलिटी का ये भी एक रीज़न है क्योंकि इसमें
थायमिन होता है, यूरेसिल नहीं होता। तो ये था, हमने बताया आपको कि जो आरएनए भी एक किसी का जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर सकता है, लेकिन जो डीएनए है वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि उसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी है। अब आरएनए के बारे में कुछ हम लोग और एक्स्ट्रा फीचर्स समझ रहे हैं। आरएनए वॉज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। ऐसा माना जाता है कि जब लाइफ की शुरुआत हुई तो सबसे पहले जो जेनेटिक मटेरियल था वो आरएनए था। फिर आरएनए में क्या हुआ, जब लाइफ प्रोसेसेस में चेंजेस आए और जब इवोल्यूशन हुआ तो वो आरएनए जेनेटिक मटेरियल चेंज होकर के फिर डीएनए में कन्वर्ट हो गया और वो स्टेबल हो गया। जैसे इसके अलावा जो लाइफ प्रोसेसेस है हमारी लाइफ बॉडी के अंदर, जैसे मेटाबॉलिज्म है, प्रोटीन सिंथेसिस है, और ये जितने भी प्रोसेस हैं, बहुत सारी रिएक्शंस को भी कैटालिसिस होती है, कैटालिटिक नेचर है आरएनए की, तो ये सभी आरएनए के अराउंड रहते हैं। तो हम लोग मान सकते हैं कि आरएनए का लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह तो वर्क करता ही है इन सम वायरसेस, बट हमारी बॉडी में भी ये बहुत जगह कैटलिस्ट की फॉर्म में, रिएक्शन की फॉर्म में यूज़ होता है। आरएनए जो है डीएनए से ज़्यादा रिएक्टिव है, और ये माना जा रहा है कि डीएनए इज़ इवॉल्व फ्रॉम आरएनए विथ सम केमिकल मॉडिफिकेशन। कुछ, क्योंकि आपको मैंने जब पढ़ाई थी नाइट्रोजन बेसिस, तो मैंने आपको बताया था थायमिन में और यूरेसिल में सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप का ही चेंज है। तो यानी कि डीएनए और आरएनए में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा केमिकल मॉडिफिकेशन हुआ है, एक तो शुगर में और एक थायमिन और यूरेसिल की जगह चेंज हुई है। तो इस तरह से जो है डीएनए और आरएनए आज हमने एज अ जेनेटिक मटेरियल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस. It was given by Watson and Crick in 1953, and they proposed that DNA replication was semi-conservative. Actually the replication जो है, पहले ये माना जाता था कि ये 3 तरह से हो सकता है, कि इसके 3 प्रोसेसेस हैं डीएनए रेप्लिकेशन के। तो इसमें क्या था, मैं अभी आपको बता रही हूँ। तो ये जो डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस था, तो ये मानते थे कि इसके 3 मेथड हैं। कंजर्वेटिव, पहले एक हाइपोथेसिस आई, एक आइडिया था कि ये शायद कंजर्वेटिव है, दूसरी हाइपोथेसिस आई कि शायद सेमी कंजर्वेटिव है, और कुछ लोगों ने कहा नहीं, ये डिस्पर्सिव मेथड है। तो इन सब का क्या मीनिंग है वो मैं भी आपको बताती हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया कि 3 तरीके होते हैं, कंजर्वेटिव और सेमी कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव। तो अभी हमें ये प्रूव करना है साइंटिस्ट को कि इन तीनों में से एक्चुअल में कौन सा मेथड है जो बिल्कुल सही फिट होता है। तो कंजर्वेटिव में क्या मतलब है? कंजर्वेटिव का मतलब ये है कि जो डीएनए है, डीएनए मान लिया आप ये देख ले कि ये एक डीएनए है और ये रेप्लिकेट होता है। तो रेप्लिकेट होने के बाद क्या होगा, मान लिया तो जो ये समझ लो कि ये पुराने टाइप का डीएनए है, और इसको हमने ये शायद ये देखो, ये जैसे पुराने टाइप का डीएनए है, और जो नया बनेगा, तो ये कंजर्वेटिव मेथड ये कहता है कि एक डीएनए जो है वो पूरा पेरेंटल बनेगा, जो नया बनेगा वो बिल्कुल वो अलग होगा। यानी कि जो पुराना डीएनए है वो बिल्कुल सेफ रहेगा, और जो दूसरा डीएनए है वो यानी कि वो अलग तरीके से बनेगा। और जो सेमी कंजर्वेटिव है, सेमी कंजर्वेटिव का मतलब है अगर ये एक डीएनए है, तो जो डीएनए है जब रेप्लिकेशन होगा तो जो नया बनेगा, मान लिया इसमें 2 डीएनए बन रहे हैं, तो 2 डीएनए जब बनेंगे तो उसमें क्या होगा, एक स्ट्रैंड तो पेरेंटल होगा और दूसरा स्ट्रैंड जो होगा वो न्यू जनरेटिव होगा, न्यू रेप्लिकेट डीएनए होगा। यहाँ पर जो दोनों डीएनए हैं उसमें से एक के दोनों स्ट्रैंड पेरेंटल है और एक के दोनों स्ट्रैंड न्यू हैं। और सेमी कंजर्वेटिव में क्या मतलब है कि जो नए जो डॉटर डीएनए बनेंगे उसमें एक चेन जो होगी, एक स्ट्रैंड जो होगी वो पुराने डीएनए की होगी और एक न्यूली सिंथेसाइज होगी। और डिस्पर्सिव ये कहता है कि जैसे अगर ये डीएनए है और आफ्टर एप्लीकेशन इसकी जो कंडीशन होगी वो इस तरह से होगी कि वो जो है डिस्ट्रिप्टिव होगी। यहाँ पर कहीं कहीं जो होंगे पार्ट, तो इसमें क्या होगा कि इसमें सब मिक्सिंग रहेगी, कुछ जगह पे पेरेंटल डीएनए और कुछ जगह पे न्यूली सिंथेसाइज्ड फ्रेगमेंट्स की तरह से ये पूरा बनेगा।
लेकिन बाद में जब एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, जैसे मैं अभी अगले उसमें प्रूव करूँगी कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन मेथड है वो सेमी कंजर्वेटिव है। तो जो कंजर्वेटिव मेथड था ये भी डिस्कार्ड हो गया, डिस्पर्सिव मेथड भी डिस्कार्ड हो गया, लेकिन जो एक्सेप्टेड था ऑल ऑफ द वर्ल्ड तो वो था हमारा सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ रेप्लिकेशन। तो चलो अब हम ये देखते हैं कि किस तरह हम लोग इसको एक एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में इसको प्रूव करते हैं। तो जो वॉटसन एंड क्रिक था उन्होंने बताया कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है उसकी सेमी कंजर्वेटिव नेचर है। तो सेमी कंजर्वेटिव नेचर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में क्या होने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू दिस सेमी कंजर्वेटिव मेथड द टू पेरेंटल स्ट्रैंड सेपरेट्स, जैसे ये पेरेंटल स्ट्रैंड है ये सेपरेट होंगे, एंड ईच स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट, हर किसी के लिए जो ये है टेम्पलेट की तरह यूज़ होगा, और सिंथेसाइजिंग ए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, और उस पर एक नया डीएनए जो है सिंथेसाइज हो जाएगा। तो ये दो पेरेंटल डीएनए बन गए जिसमें एक स्ट्रैंड जो है पेरेंट का है और दूसरा जो है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड है। ये मैंने दो कलर की हेल्प से आपको दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से डॉटर डीएनए बन रहे हैं। और जब रेप्लिकेशन होता है तो ईच डीएनए हैड वन पेरेंटल स्ट्रैंड एंड वन न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। तो जब एक डीएनए से दो डॉटर डीएनए बनेंगे तो उसमें सेमी कंजर्वेशन का मतलब है कि जो पेरेंट का डीएनए है वो उसमें आधा आधा होगा, एक स्ट्रैंड जो है वो पेरेंट का और दूसरा न्यूली सिंथेसाइज का। तो इसको किस तरह से प्रूव किया जा सकता है तो ये हम लोग अब देखेंगे। तो एक्सपेरिमेंटली हम लोग इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो जो मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टेहल थे उन्होंने 1958 में इकोलाई पे वर्क करके इसको प्रूव करके दिखा दिया कि जो डीएनए रेप्लिकेशन का मेथड है वो तीनों में से सबसे जो मानने वाला है वो है सेमी कंजर्वेटिव। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, दे ग्रू इकोलाई, उन्होंने इकोलाई को ग्रो किया और उसमें उन्होंने क्या किया, जो मीडियम जो रखा वो नाइट्रोजन का, क्योंकि आप लोग जानते हैं नाइट्रोजन एक बहुत ज़्यादा डीएनए का एक बेस में तो होता ही है, तो एक बहुत अच्छा कंटेंट है। तो उन्होंने नाइट्रोजन जो लिया वो हैवी नाइट्रोजन ले लिया। जो नॉर्मल नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजन 14 होता है। हैवी लेने का मतलब क्या है कि अब हम इसको क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से डेंसिटी ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग अलग कर सकते हैं और हमें पता लग सकता है कि पुराना कितना है और नया कितना है। तो इससे यहाँ पर बिल्कुल भी हम लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ बच्चे इसको रेडियो एक्टिव समझ के कंफ्यूज हो जाते हैं। रेडियो एक्टिव को तो हम अल्ट्रावायलेट रेस से या उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे है, लेकिन यहाँ हम हैवी मटेरियल ले रहे हैं और हम यहाँ पर इनको डेंसिटी ग्रेडियंट से अलग अलग समझेंगे। N15 हैवी नाइट्रोजन है। तो सबसे पहले क्या किया इन्होंने, जो नाइट्रोजन 15 वाले मीडियम में यानी NH4Cl मीडियम में जब इकोलाई को ग्रो किया तो उनके अंदर जो डीएनए बने वो सारे डीएनए के अंदर क्या आ गया, नाइट्रोजन हैवी आ गया। अब जो हैवी डीएनए वाले जो नाइट्रोजन वाले बैक्टीरिया थे उनको उन्होंने क्या किया, क्योंकि कुछ नए कुछ पुराने थे तो उनको पहले सेंट्रीफ्यूगेशन से, तो जैसे ये जो हैवी डीएनए है उसको हम कैसे अलग कर सकते थे, इसको सेंट्रीफ्यूगेशन करके कैल्शियम क्लोराइड में हम आराम से इस हैवी डीएनए को अलग कर सकते हैं। फिर उन्होंने इस हैवी डीएनए वाले इकोलाई को ट्रांसफ़र कर दिया उन सेल्स को इनटू द मीडियम विद नॉर्मल NH4। अब हमने जितने भी हमारे पास हैवी वाले इकोलाई थे सेल थी उनको हमने नॉर्मल में डाल दिया और वहाँ पर वो अब रेप्लिकेट करेंगे। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद उनको चेक करेंगे। तो जब हम चेक करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि आफ्टर 20 मिनट्स बाद, क्योंकि इकोलाई की सेल को डिवाइड होने में पूरे 20 मिनट्स लगते हैं, तो अब क्या किया हमने, जो एक्सट्रैक्ट था 20 मिनट के बाद हमने लिया, उसको सेंट्रीफ्यूगेट किया और सेंट्रीफ्यूगेट से जो भी रिज़ल्ट आया उसको देखा। इसी तरह हमने एक जनरेशन के बाद, जैसे हमने पहले लिया था ना, तो वो उसके बाद जब 20 मिनट के बाद पहली जनरेशन मिलेगी, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया,
40 मिनट के बाद दूसरी जनरेशन, और फिर 80 मिनट्स के बाद हमें 3 जनरेशन तक हम लोगों ने यही किया और उसका सेंट्रीफिकेशन करके उसका रिकॉर्ड किया कि जो पुराना डीएनए है, यानी कि जो हैवी डीएनए है, कि वो कितना परसेंट है और उसकी कितनी अमाउंट है, उसकी डेंसिटी कितनी आ रही है, और जो न्यूली सिंथेसाइज्ड है उसकी डेंसिटी कितनी आ रही है। तो हम लोगों ने जब ये देखा तो पूरा जो हमारा ये ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि जो हमने डीएनए लिया, पहले जो सबसे पहले हमने ट्रांसफ़र किया था उसमें सभी डीएनए हैवी थे। रेड कलर से आप ध्यान रखना कि ये हैवी कलर है, पेरेंटल डीएनए है। 20 मिनट के बाद जब हम लोगों ने फर्स्ट जनरेशन को देखा और सेंट्रीफिकेशन किया, तो हमने देखा कि जो 50% रह गया, हाफ रह गया। तो अभी हमें ये जो हाफ रहने का मतलब है कि आधा डीएनए जो है कहाँ चला गया, दोनों जो डीएनए थे उसमें एक स्ट्रैंड पेरेंटल और एक स्ट्रैंड उसमें न्यूली सिंथेसाइज्ड था। और फिर हमने सेकंड जनरेशन में देखा कि वो कुल मिला के 25% रह गया। तो अब क्या समझ में आया, हमने ये देखा कि हर एक जनरेशन पे पेरेंटल जो डीएनए है वो 50% आधा हो जाता है। ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि जो डीएनए है वो पहले से ही जो था, अब एक स्ट्रैंड वो और दूसरा न्यूली स्ट्रैंड, तो इसकी वजह से क्या है, उसकी हर जनरेशन पे उसकी जो अमाउंट है वो घटती जा रही है। तो ये इससे प्रूव हुआ कि सेमी कंजर्वेटिव जो है रेप्लिकेशन का मेथड है। तो इसके बाद जो हमें डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस डिटेल में पढ़ेंगे।